नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्वामी गणेशानंद स्नातन धर्म शिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता क्या है? पहले मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन दो बातों से मिलकर बनाता है, दो सूत्रों से मिलकर बनाता है। मूल्य प्लस आंकड़े, मूल्यों का आंकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, संख्यात्मक और गुणात्मक। संख्यात्मक मूल्यांकन वो होता है जिसमें हम बच्चे को अंक प्रदान करते हैं, और गुणात्मक मूल्यांकन वो होता है जहाँ पे हम उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। जैसे ये छात्र बहुत अच्छा है, ये इसके द्वारा कार्य किया गया, इसका सराहनीय रहा है, ये सारे के सारे गुण हैं। उसके बाद सतत एवं व्यापक। सतत होता है कंटिन्यू, यानी जो निरंतर चलता रहता है। जो मूल्यांकन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और व्यापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मूल्यांकन है उसका दायरा सीमित नहीं है, असीमित दायरा है। क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत आप जीवन के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करते हैं। खेल संबंधी मूल्यांकन किया जाता है, किसी क्षेत्र एरिया के जैसे भूमि संबंधी मूल्यांकन किया जाता है, या कहीं जो आपकी पढ़ाई है या स्टडी है, स्टडी संबंधी किया जाता है। कहीं न कहीं आपके टेस्ट में प्रेजेंटेशन के बारे में किया जाता है, कहीं कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। यानी जीवन के जितनी भी हम गतिविधियां करते हैं, संपूर्ण जीवन गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए मूल्यांकन निरंतर चलने वाला है, क्योंकि ये बर्थ टू डेथ तक चलता रहता है। और मूल्यांकन विस्तृत इसलिए करता है, व्यापक इसलिए करता है क्योंकि इसका कोई सीमित दायरा नहीं है कि मूल्यांकन यहाँ तक करना है। क्योंकि मूल्यांकन का एक ब्रॉड दायरा है, इसलिए कहा जाता है कि व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी जो जिसको कहीं ना कहीं मूल्यांकन हमारा कंटिन्यू होता है, उसको बहुत जो दायरा है बहुत ब्रॉड होता है, इसलिए इसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना क्या है, भी कैसे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे? इसको मेनली तीन पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। तीन पार्ट में सबसे पहला पार्ट है विद्यालय क्षेत्र, कि हमारा विद्यालय क्षेत्र में हम मूल्यांकन कैसे करेंगे। मूल्यांकन या जो सीसीई बनता है इसका, कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि जो सीसीई है उसकी योजना कैसे बनाएंगे, विद्यालय में कैसे बनाएंगे। विद्यालय क्षेत्र में दो प्रकार का आता है, अकादमिक निष्पत्ति एवं आंकलन। अकादमिक निष्पत्ति क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। आप कोई कोर्स करते हैं, कोर्स के दौरान जैसे मान लो आप बीएड करते हैं या डीएड करते हैं या +2 करते हैं या किसी भी विद्यालय में आप रहते हैं या बीए करते हैं, उस 3 साल के टर्म के दौरान, 2 साल के टर्म के दौरान या 1 साल के टर्म के दौरान आपका पूरा एकेडमिक पूरे ईयर का कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, सराहनीय रही है, औसत रही है, या बहुत अच्छी रही है, या पुअर रही है, वो सारा का सारा अकादमिक निष्पत्ति कहलाता है। आंकलन की बात आती है, आंकलन करना क्या होता है, किसी भी चीज का अनुमान लगाना। अनुमान कैसे लगा सकते हैं? जैसे आप दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार से आपने बोला भाई साहब 1 किलो चीनी देना, आपने चीनी ली, आपने लग तो नहीं चीनी 1 किलो होगी, तो वो क्या है, आंकलन था आपका। और वही आंकलन विद्यालय में किया जाता है। वो कैसे आंकलन किया जाता है? छात्रों का आंकलन किया जाता है। सबसे पहला था कार्य अनुभव, कि अध्यापकों का मूल्यांकन होता है कि उनको कार्य कराने का अनुभव कितना है, छात्रों को कार्य करने का अनुभव कितना है, कि कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग अच्छी है या नहीं है, उसको पढ़े आते नहीं आते हैं, गिनती आती नहीं आती है, अंग्रेजी में अल्फाबेट आते नहीं आते, वो सारे का सारा उसको कार्य अनुभव को रिप्रेजेंट करता है। अध्यापक का ये कि उसने कितना अच्छा पढ़ाया है, कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए गए हैं, वो है। कला अनुभव, कि आपको कोई भी कार्य करने का तरीका, यूनिक तरीका कैसा है। अध्यापक होता है, एक अध्यापक ऐसा होता है जो क्लास में ज्ञानवान है लेकिन अपने ज्ञान को एक्सप्लेन करने में असक्षम होता है, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने में असक्षम होता है। तो वो क्या है कि कला अनुभव। एक अध्यापक ऐसा होता है, कम ज्ञान होता है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती है, वो कलाकार होता है, वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ज्यादा सिखाने में सक्षम होता है। उसके बाद तीसरी बात आती है इसमें शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा क्या है कि छात्रों को विद्यालय में शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जा रही है। जैसे समय पे उठना, समय पे बैठना, समय पे खाना, समय पे पीना, समय पे टहलना, समय पे सोना, समय पे उठना, ये सारे क्या है, गुड हैबिट्स कही जाती हैं। और जो शारीरिक शिक्षा है, जो शारीरिक शिक्षा वो हमारी गुड हैबिट्स से डेवलप होती है। एक शरीर का हम अच्छे से अच्छे कैसे विकास कर सकते हैं, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, योग शिक्षा दी जाती है। समय समय पर विद्यालय को एक्टिविटी करवाई की
आ रही है कि कोकरिकुलर स्पोर्ट्स मीट होना या कहीं ना कहीं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करवाना या समय समय भाषण प्रतियोगिता करवाना या कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता करवाना, तो वो सारे के सारे विद्यालय में सारे जो छात्र है शिक्षा संबंधी होंगे, सारे का सारा क्या है विद्यालय क्षेत्र। विद्यालय क्षेत्र में क्या है, दो बातें होंगी, अकादमिक निष्पत्ति और आंकलन। अकादमिक निष्पत्ति होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, अच्छा है प्रदर्शन कैसा रहा है। तो आंकलन में तीन तरह का अनुभव क्या देगा, कार्य अनुभव भी, कार्य करने का अनुभव कैसा है, कला अनुभव, कला कैसी होगी, किस प्रकार कलाकार है, छोटी से छोटी बात को कितने रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, वो सारे कला में आ जाता है। सारे कुछ स्वास्थ्य यानी बच्चों के स्वास्थ्य के विषय ध्यान दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है। दूसरा आता है सह विद्यालय, दूसरा जो पार्ट पढ़ता हुआ है सह विद्यालय। विद्यालय के साथ साथ जो समाज है उसको जोड़ के बात आती है, उसमें दो पार्ट आ जाते हैं, जीवन कौशल और अभिव्यक्ति। जीवन कौशल क्या है, जीवन को जीने का ढंग, कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, किस प्रकार हमारा जीवन प्रभावी उच्च क्वालिटी का होगा, किस प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य जो सकारात्मक ऊंचाई बुलंदी को छुएगा, वो सारा सारा जीवन कौशल कहलाते हैं। और जीवन कौशल के तीन पार्ट हैं, चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल और भावात्मक कौशल। चिंतन कौशल, किसी भी चीज को बारीकी से जानना। आपके सामने एक समस्या आती है, आपने ये कोई समस्या हल करनी हो, समस्या के कारणों को जानना सबसे पहले, भी समस्या के कारण क्या रहे, समस्या क्यों आ रही है। अगर समस्या कारण हो जाएंगे तो उसका हम इलाज बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। समाज को, समाज में रहते हुए हमने अपनी छवि को कैसे ऊपर उठाना है, समाज में सामाजिक मर्यादा नियमावली का पालन करते हुए जीवन को ऊंचा उठाना। भावात्मक कौशल यानी भावनाओं का विकास करना, इमोशनल डेवलपमेंट की बात आती है कि हमारे अंदर जो हमारी इमोशंस हैं वो कितनी सकारात्मक है, कितनी नकारात्मक है, सकारात्मक है तो क्यों नहीं है, नकारात्मक है तो क्यों है, तो वो सारे पहलू में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद आता है अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल में क्या कहा जाता है कि जो शिक्षक है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करना, किसी भी चीज को हम अभिव्यक्त करते हैं कि किन किन माध्यमों से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। और जब हम किसी भी चीज को अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करने का तरीका, बताने का तरीका, कहने का भाव। जैसे आप कोई भी व्यक्ति है, समाज में रहता है, मान लो एक व्यक्ति की आंख नहीं है, आंख नहीं है, वो आया तो हमने उसको बोला और भाई खाने क्या, तो वो क्या होगा, भड़केगा, वो क्या कहेगा, झगड़ा होगा ना, क्यों, क्योंकि आपके अभिव्यक्त करने का तरीका गलत था, अभिव्यक्ति आप बोलने का तरीका गलत था। लेकिन अगर आप ये कहें अरे भाई साहब आपकी आंख को क्या हो, बिल्कुल नहीं दिखता, कहे तो आपने खाना फिर भी दिया, लेकिन कहने का तरीका सकारात्मक था, इमोशनल उसको जोड़ के था। तो इसी प्रकार अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। शिक्षक के प्रति छात्र क्या अभिव्यक्ति है कि शिक्षक के प्रति छात्र सकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, कुछ शिक्षकों को प्रति स्मार्ट कुछ आते हैं, या ये टीचर बहुत अच्छे हैं, ये टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सारा का सारा क्या होगा, जब शिक्षक के प्रति अभिव्यक्ति आएगी तो ये जितने आंकलन है तीनों के तीनों पहलू टीचर के ऊपर फोकस हो जाते हैं कि टीचर का कार्य कराने का अनुभव कितना अच्छा है, कला कितनी है, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा कैसी है, वो सारे बच्चों की जो दृष्टिकोण है छात्रों का दृष्टिकोण अध्यापक के प्रति वो सकारात्मक मिल जाता है। विद्यालय के मित्र मंडली के प्रति, विद्यालय के मित्र मंडली क्या है, विद्यालय में आप जैसे ग्रुप होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, मित्र होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति क्या अभिव्यक्ति होती है, भी ये हमारे मित्र बहुत अच्छे हैं, हम इसको कोऑपरेट करते हैं, या आर्थिक सहायता करते रहते हैं, या सामाजिक सहायता करते रहते हैं, या सकारात्मक सहयोग करते रहते हैं, या समाज में इनका बड़ा अच्छा छवि है, ये कहीं अच्छे सामाजिक व्यक्ति, वो सारे का सारा विद्यालय के मित्र मंडली, ये मित्र अच्छा है, ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये पुअर है, ये चीटिंग करता है, ये वो करता है, वो सारे का सारा विद्यालय के मित्र मंडली के प्रति अभिव्यक्ति होती है। पर्यावरण के प्रति आपकी अभिव्यक्ति, पर्यावरण क्या है, विद्यालय में जो पर्यावरण है, अध्यापक बच्चों को पर्यावरण के बारे में विभिन्न प्रकार की शिक्षा देता है कि पर्यावरण कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, पौधे लगाकर, जन्मदिन हो तो हमें एक पौधा लगाए, जन्मदिन तो उसका देख रेख भी करें, पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, जो स्वस्थ हवा मिलेगी, स्वस्थ हवा होगी तो हमारा जो जीवन है वो लंबा होगा। कार्यक्रमों के प्रति विद्यालय में कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जैसे कोकरिकुलर एक्टिविटी करवाई जाती है, सहगामी टीमें, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता होगी, या भाषण प्रतियोगिता होगी, पेंटिंग प्रतियोगिता होगी, या कोई प्रदर्शन डांस प्रतियोगिता होगी, या कोई भी क्विज कंपटीशन हो गया,
उन सब के प्रति आपकी अभिव्यक्ति क्या है। अभिव्यक्ति कब करेंगे, जब आप उस चीज का आकलन करेंगे कि इसने बहुत अच्छा बोला, इसने अच्छा नहीं बोला, इसने और अच्छा कर सकते थे, इसमें ये सुधार हो सकते थे, वो सारा अभिव्यक्ति को शो करता है। कार्यक्रमों के बारे में सीधी सी बात समझते फीडबैक प्रदान करना, कि प्रतिपुष्टि प्रदान करना कि कार्यक्रम करवाया है, इसमें ये कमियां थी, नेक्स्ट टाइम आप कार्यक्रम करेंगे इसमें ये कमियां नहीं होंगी। उसके बाद मूल्य प्रणाली के प्रति, मूल्य प्रणाली क्या है कि हम अपने मूल्य को कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं, सकारात्मक मूल्यों के रूप में निर्वहन कर सकते हैं। सकारात्मक मूल्य कब होंगे, जब हमारी सोच सकारात्मक हो, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण भाव से करेगा। अध्यापक के लिए 3 गुण सब महत्वपूर्ण होते हैं मूल्य प्रणाली के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डिसिप्लिन, अध्यापक पूर्णतः अनुशासित होना चाहिए। दूसरा आता है डेडिकेट टू देयर वर्क, अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। तीसरा आता है ए मोरल गुड कैरेक्टर, एक बहुत अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए। यानी ये होंगे तो कहीं ना कहीं मूल्य अपने आप ही हमारे अंदर विकसित होंगे। क्यों, जब हम अपना कार्य समय पर करेंगे, अनुरूप करेंगे, समय अनुरूप करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे सकारात्मक होंगी। तीसरा आता है यानी एक विद्यालय क्षेत्र में एक सह विद्यालय समाज के साथ जुड़ के क्या क्या होगा एक अकेले विद्यालय में। तीसरा आता है क्षेत्र एवं सह विद्यालय गतिविधियां, क्षेत्र और विद्यालय दोनों मिलकर किन किन गतिविधियों करवा सकते हैं, उनका साहित्य वर्ग, सृजनात्मक कौशल का आयोजन। साहित्य वर्ग क्या है, जैसे भिन्न से हिंदी साहित्य साहित्यकारों का कवि सम्मेलन करवा देना, ये बर्ड डोनेशन कैंप लगवा देना, यह सामाजिक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न प्रकार की कलात्मक जो हमारे पर्यावरण जागरूकता अभियान है, या जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधी कार्यक्रम है, वो सारे हमारे भिन्न सृजनात्मक कौशल हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक कौशल है कि हमारी सोच समाज और विद्यालय मिलकर बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण करने वाला उत्पन्न करने वाला होना चाहिए कि विद्यालय में हम अपने विचारों को कैसे ऊंचा बना सकते हैं, ये कार्य किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, प्रमाणिकता के सब चीज को प्रस्तुत करना। कलात्मक या प्रदर्शनात्मक कौशल कि कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसका प्रदर्शन करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। अध्यापक होता है, बच्चों के समूह प्रस्तुत करता है, कुछ बच्चों को खड़ा कर दें, बेटा बताओ, बोलो, आप बताओ टॉपिक के बारे में, तो बच्चे क्या करते हैं, गुरुजी आवाज नहीं निकलती, पैर कांप रहे हैं, तो वो क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने प्रदर्शनात्मक कौशल का अभाव है। प्रदर्शन करना अपने आप को अभिव्यक्त करना है, अभिव्यक्त करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कलम है यानी भिन्न जैसे समाज में है भिन्न तरह कलम होते हैं, जैसे भगत सिंह कलम है, या अम्बेडकर कलम है, या महात्मा गांधी कलम है, या ज्योतिबा फुले कलम है। वो कलम क्या है, उनके अलग अलग कार्य होते हैं समाज में। क्या ये कार्य क्या करवाते हैं, जैसे चिकित्सा शिविरों का आयोजन करवाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, स्वच्छता अभियान चलाना इत्यादि कलमों द्वारा गतिविधियां करवाई जाती हैं। यानी जो विद्यालय है और विद्यालय का उसमें रोल होता है, क्योंकि विद्यालय के छात्रों का भी उसमें कहीं एक सकारात्मक सहयोग होगा। और दूसरा इसमें आता है क्रीड़ा गतिविधि कि क्रीड़ा गतिविधि क्या होती है, विद्यालय और कई बार जो लोकल क्षेत्र है जहाँ विद्यालय है वो दोनों मिलकर क्रीड़ा गतिविधियां करवाते हैं। जैसे कोई भी स्पोर्ट्स मीट करवा देना बड़े स्केल पे, इसमें विद्यालय और समाज दोनों का योगदान इकट्ठा। जैसे एक सामाजिक अध्ययन में आता है कि छात्रों को के ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय और समाज में क्या संबंध है, उसमें बात आती है कि विद्यालय को समाज में लेके आना, विद्यालय को समाज में लेके जाना और समाज को विद्यालय में लेके आना। समाज को विद्यालय को लेकर जाएंगे, मान लो गांव में कोई मेला का आयोजन किया जा रहा है, मेले का आयोजन में क्या होता है कि अध्यापक कुछ बच्चों की ड्यूटी लगाए, बेटा आपने ये करना है, यहाँ पे वॉलंटियर रहना है, आपने आप लोगों को समझाना है, आपने इधर से जाना है, उधर से जाना है, या बच्चों कोई भी अनजान व्यक्ति मेले में आता है तो उसकी सहायता करनी है एज ए गाइड। तो वो गतिविधियां करती है क्रीड़ा, दोनों मिलकर सहयोग करती है। और समुदाय को विद्यालय में लेके आना, समुदाय को विद्यालय में कैसे लेके आएंगे कि जब विद्यालय में कोई कार्यक्रम होगा, समाज के गणमान्य लोगों को विद्यालय में उस कार्यक्रम में आमंत्रित करना, ताकि वो विद्यालय के बारे में जाने और समाज के कुछ विचारों को बच्चों के समूह प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे भिन्न भिन्न गतिविधियों से अवगत हो। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपने पढ़ा है कि सीसी की योजना क्या, सीसी का क्या है वो मैंने बता दिया था। बी योजना क्या होगी, 3 तरह की 3 पार्ट में होगी, विद्यालय क्षेत्र, सह विद्यालय और क्षेत्रीय सह विद्यालय गतिविधियां। इनके सब के अलग अलग पार्ट जो हमने किए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और
लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें और जो हमारे सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो लॉकडाउन के नियमों का समय समय पर नियमावली जारी की जाती है, आप उसका सहर्ष दिल से उसका प्रयोग पालन करें ताकि इस भयंकर बीमारी से हम जल्दी से जल्दी निजात पा सकें। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।